स्क्रीन हेलो। रोटेट कर पाएंगे? घुमा दीजिए उसको थोड़ा, हाँ ऐसे, इसमें थोड़ा स्क्रीन बड़ा दिखता है इसका। जी गौतम सर शुरू करें सर। हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग गीता जी। नमस्ते सर। हाँ हाँ, आपका पहला इंटरव्यू भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। आपको कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया खूब सारा आपका। हेलो। हाँ सर। आपने इन दिनों में कुछ पढ़ा है? और हाँ सर, अभी मैं राजस्थान का देख रही हूँ। मेरा परसों ही इंटरव्यू है सर। परसों ही है क्या? जी सर। गुड गुड गुड। चलिए, आई विश फॉर द बेस्ट। पहले से मैं आपको एडवांस में ही आपको बेस्ट विशेस दे रहा हूँ। थैंक यू सर। आप विदेशी कंपनियां भारत में अपनी यूनिट लगाना चाहती है। जी चीन सर। की तुलना में चीन की तुलना में भारत को प्रेफर क्यों नहीं करते लोग? सर मैं इसके दो रीजन बताना चाहूंगी कि एक तो सर जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चाइना की यहाँ पे कम डेवलप्ड है रेदर देन चाइना। और सर यहाँ इसलिए कम डेवलप है कि यहाँ की जो स्किल एनहांसमेंट है और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है सर वो चाइना की वजह तुलना में ज्यादा महंगी है। वहाँ जो लेबर है सर यहाँ से ज्यादा सस्ती है और टेक्निकल अपग्रेडेड है। गुड। भारत में उद्योगों की अधिक अधिक प्रस्तावों से आप पानी की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करेंगे? सर मैं इसके लिए एक तो जो अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां लगाई जाए उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के लिए सुझाव दूंगी। एंड सर जो भी अपने जो प्रक्रियाएं हैं उनको और जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है भूमि अधिग्रहण कानून है उनको सरल बनाया जाए। और सर तीसरा सजेशन देना चाहूंगी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है अपना उसको सर स्किल अपग्रेडेड किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मैं आम क्वेश्चन अलग बात मैं पूछ रहा हूँ कि भारत में उद्योगों के लिए अधिक प्रस्तावों के लिए पानी की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि पानी तो हमारे पास जो है जैसे आप हाँ राजस्थान हाँ सॉरी आपको सर मैंने पानी नहीं समझा। हाँ मैं पानी वाला हाँ सर। सर इसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जहाँ वाटर रिसोर्सेज की कमी है वहां पे ऐसे इंडस्ट्री डेवलप किए जाए जो कम पानी की जिनकी आवश्यकता होती है जैसे इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज होती है। एंड सर जो जहाँ पानी की अधिक उपलब्धता है वहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए। और सर संभावनाओं को तलाशते हुए और पानी की अवेलेबिलिटी के आधार पर सर उद्योग लगाए जाए। और साथ ही वाटर कंजर्वेशन भी किया जाए सर। जो भवन जो औद्योगिक भवन होते हैं उनके लिए वैकल्पिक उनको सर इंसेंटिव दिया जाए वाटर कंजर्वेशन के लिए। गुड गुड गुड। एक क्वेश्चन और आपके सामने बहुत इजी सा है कि गुजरात में एक वापी है। जी सर। वापी, वहां पर क्या हुआ है कि आसपास में बहुत सारी इंडस्ट्रीज की वजह से वहां का पानी जो है पूरा दूषित हो गया है। तो जी इसके सर। लिए अगर जैसे आप राजस्थान में आपके जो है ना आप इंडस्ट्रीज जो है ना आपके जो है ना एस्टेब्लिश करनी है और आप इंडस्ट्रीज डिप्टी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है मान लीजिए, तो जी आप वहां के गुजरात की जो पोजीशन से बचने के लिए व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप जिससे कि वहां पर वो उस तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और पानी दूषित ना हो? व्हाट विल यू डू? सर मैं इसके लिए एक तो पानी के प्रॉपर सैनिटेशन के लिए कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है जो केंद्र सरकार की योजना के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनका सर मैं चाहूंगी कि वो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो। हाल ही में अपने यहाँ राजस्थान में सर एक ही ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है जो कि सांगानेर में है। तो ऐसे प्लांट लगाए जाए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अच्छा। एक एक बात और क्वेश्चन है आपका, योग और प्राणायाम को आप कैसे जो है ना मतलब इससे आपको क्या फायदा होता है? सॉरी सर मैंने ये हॉबी बदल दी। मैंने रस्सी कूदना हॉबी कर ली। हालांकि मैंने वो भी तैयार कर रखा है क्वेश्चन। सर योग जो होता है वो पूरे शारीरिक गति शारीरिक एक्टिवनेस के लिए होता है जबकि सर जो प्राणायाम होता है वो अपने सिर्फ फेफड़ों के और जो श्वास है उनको कंट्रोल करने के लिए की जाती है जो प्राणायाम की जो क्रियाएं होती है वो। चलिए कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन अगर मान लीजिए अगर आपने हॉबी में ना भी लिखा और हाँ आपसे सर। पूछ लेते हैं कि अगर योगा से क्या फायदा मिलता है तो आप हाँ क्या सर। करेंगे इसके लिए? सर योगा से मैं एक तो सबसे पहले बताना चाहूंगी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और सर सबसे जो अच्छा फायदा रहता है कि इससे एक्टिवनेस के साथ साथ एकाग्रता भी बनी रहती। लेकिन आपको जो है राज्य सेवा में आने पर आपकी एकाग्रता सब भंग हो जाएगी।
क्योंकि आप जो है ना ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस तरह की कि राजस्थान सेवा में आने के बाद में आप अति व्यस्तता रहेगी, आप योग और प्राणायाम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, और आप जो है ना सुबह से लेकर शाम तक जो है ना आप बिजी रहेंगी, तो आप ये ऐसी स्वस्थ जो है शानदार सेवाओं को, आप शांति प्रिय सेवाओं को छोड़कर आप जो है हापाधापी वाली जो है सेवाओं को क्यों एक्सेप्ट करना चाहते हैं? सर चूंकि योग और प्राणायाम में कम समय में और जो खाली समय मिलता है वो मैं इजीली परस्यू कर सकती हूँ। मेरी जॉब के इतर भी सर मैं ये काम कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए कम समय चाहिए होगा और मैं खुद को बैलेंस करके कम टाइम में संतुलित रखने का प्रयास कर सकती हूँ। अच्छा, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो है किसी तरह का टैक्सेस है क्या इस पर, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म? सॉरी सर, इससे मैं वाकिफ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। एक उद्योगों की स्थापना के लिए बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए आप किस तरह से नियंत्रण करना चाहेंगे? जैसे ये कोटा में ही है कि यहाँ पर बहुत सारी जो है वो लग रही है, क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज जो है ना वो जो है यहाँ पर वो है, तो कोल उसमें बहुत सारा यूज होता है और प्रदूषण निकलता है, तो आप इस तरह के कैसे क्या करेंगे उसको, एयर प्रदूषण को रोकने के लिए? सर जो कन्वर्टर लगाए जाते हैं सर, जो इंडस्ट्रीज में जो चिमनियां लगाई जाती है वो जो सल्फर अवशोषक, क्योंकि सर कोयले से सल्फर का ज्यादा अवशोषण होता है, तो सर ऐसी चिमनियों का यूज किया जाएगा उद्योगों में कि वो सल्फर को अवशोषित कर ले। और सर अगर जो पोल्यूशन का इनफ्लो अगर वाटर में हो रहा है तो सर चूंकि पहले से एनजीटी ऐसे मानक निर्धारित तय करके रखती है पोल्यूशन के लिए, तो इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन कर रही है इसके लिए उनको सर एक रेगुलेट मैनर में करना होता है। तो अगर ज्यादा एक्सेज में हो रहा है तो जो वहां को जो इफ्लुएंट सेंटर जैसे कि सीटीपी सीईपीटी ऐसे एस्टेब्लिश किए जाएंगे वहां पे, और सर ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीनरी है वो डेवलप की जाएगी। गुड गुड गुड। एक क्वेश्चन और है इंडस्ट्री से रिलेटेड कि आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट की पॉलिसी बन गई है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा जमीन की लैंड की रिक्वायरमेंट चाहिए उनको, और लैंड की रिक्वायरमेंट इतनी करते हैं जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है उसकी दुगनी या चौगुनी, और वो लैंड पर कब्जा करने की नीति चल रही है, तो आपको इसको किस तरह से कंट्रोल करना चाहेंगे फिर? सर इसके लिए जो मैं लैंड का मैं चाहूंगी कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करूंगी कि वहां जैसे लैंड जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए अलॉट हुई है वहां इंडस्ट्री चल रही है नहीं चल रही, जैसे रिको लैंड अलॉट करता है तो अगर वहां इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं है, वो किसी अदर रीजन से यूज में ली जा रही है, तो उसके विरुद्ध सर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। गुड गुड। नहीं, उसमें एक और आप जो है सोल्यूशन दे सकते हैं कि इंडस्ट्रीज की जो लिमिटेड जो है ना वो कितनी रिक्वायरमेंट है, वो क्वेश्चन का आंसर भी मैं इसी के साथ ही बता देता हूँ कि वो इंडस्ट्रीज के प्लांट कितने एरिया में लगता है, वो मिनिमम स्टैंडर्ड आप देखेंगे। साथ साथ क्या करते हैं कि ये जो लोग जो आवासीय लैंड, आवासीय जो है बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके लिए वो जो है फ्लैट बनाकर नीचे जो है ना वो जो है ग्राउंड फ्लोर पर बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ये प्रस्तावित कर सकते हैं कि आप जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे जाकि ज्यादा एरिया की ज्यादा जरूरत ना पड़े। हम आपके सारे क्वेश्चंस का रिव्यू भी कर लेते हैं साथ साथ। अभी विदेशी कंपनियों में भारतीय यूनिट चीन की तुलना में भारत में इसलिए नहीं लगाना चाहते कि एक तो वहां पर जो है वो सस्ता है, लेबर बहुत सस्ता है। हमारा कंपैरेटिवली यहाँ पर पैसा भी मिलता है लेकिन फिर भी लोग काम नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ की योजनाएं इतनी सारी है कि उससे लोगों को रोजगार, उनका जिसको कहते हैं भरण पोषण, आप उन योजना पे हो जाएगा, नरेगा में ही काम चल जाएगा, तो फिर वो जो है इतना काम क्यों करेंगे? इसलिए जो है यहाँ पर वहाँ की कंपनी में हमारा लेबर अवेलेबल नहीं होता और यहाँ पर लोग जो है प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो है कुछ हमारी जो है विपक्षी पार्टियां भी इसको हतोत्साहित कर देती है, और इंडस्ट्रीज जो है यहाँ जनरली उसको आती रही है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लोग, हम सोच रहे थे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उसके पीछे यही है कि यहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की जो लेबर प्रॉब्लम। लेबर में अभी चेतन भगत जी ने लिखा भी था, लेख लिखा था और आपने पढ़ा भी था शायद वो, कि वो जो है लेबर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, साथ ही कानूनों में लैंड की प्रॉब्लम और ये सारी डिस्प्यूट पैदा कर देते हैं, तो नेचुरली इसमें जो है काफी जरूरत है कि इसमें चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये एक लेबर प्रॉब्लम। दूसरा एक पूछा था मैंने कि आधुनिक उद्योगों के पानी के प्रस्ताव के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि राजस्थान में तो कम से कम पानी की उपलब्धता बहुत जगह पर नहीं है। कोटा में जैसे पानी है अवेलेबल है, लेकिन यहाँ की लेबर प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ के लोग जो ना लाल झंडा खड़ा कर देते हैं, लोग डिस्टर्ब कर देते हैं सारे इंडस्ट्रीज। यहाँ कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई ज्यादा टाइम तक के लिए, 10 साल 20 साल चले लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए, तो इसलिए ये पानी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए जो है एक बहुत
ये मैंने एक शायद किसी अभी हमारे डिस्कशन में पहले भी बताया था कि एक भारत सरकार से बनर्जी साहब आए थे, मेरे साथ रहे थे 2 दिन हम लोग उनके साथ में। उन्होंने मेरे से पूछा था कि पानी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे मिस्टर गौतम, क्योंकि मैंने कहा मैं ऑथर हूँ सर, तो अच्छा बताओ कि तुम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पानी की विकट समस्या है हमारे, क्योंकि इसके इंडस्ट्रीज के लिए बहुत पानी चाहिए, तो ये एक समस्या है। तो इसमें यह हो सकता है कि पानी का जो है ना हमारे उसमें काफी जो है अभी जैसे बनास का पानी है, चंबल का पानी है, उसको जो है ना वो डाइवर्ट किया जाने की व्यवस्था भी इसमें और करनी पड़ेगी। मतलब इस तरह के जो है ना जहां जहां भी डैम है उनसे इंडस्ट्रीज से हाँ सर, उनको वो इंडस्ट्रीज अभी को अपन पानी। पूर्वी राजस्थान नहर का बता सकते हैं कि वो ला रहे हैं सर अपन इंडस्ट्री की, उसमें इंडस्ट्री का हाँ भी वो कौन उसी तरह की व्यवस्था। हाँ हाँ तो ये आपको ये अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको वापी के लिए आपने बताया था कि वो पानी का जहरीला होता जा रहा है, तो उसके लिए आपने शायद जवाब सही दिया था कि हर यूनिट के साथ फिल्टर प्लांट और वो सब लगाएंगे, तो ताकि वो जो है उसका जो है ना वो योग प्राणायाम एक शांतिपूर्ण जो है व्यवस्था। ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे कि आप शांतिपूर्ण जॉब छोड़कर और ये डिस्टरबेंस वाली और जिसमें आपको सर, एक मैंने मिनट भी ये वाली हॉबी बदल के सर मैंने रोप जंप कर ली, रस्सी कूदना लिख ली मेरी हॉबी। गुड गुड गुड, ठीक है। जी सर। मैं तो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको जॉब में इसमें क्यों आना चाहिए ये भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। चलिए, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर टैक्सेस का अभी कोई प्रोविजन नहीं है, इसकी डिस्कशन भी चल रहा था शायद कि इसमें कुछ प्रोविजन चल रहा है अभी, ये विचाराधीन है भारत सरकार के। उद्योग की स्थापना से बढ़ते प्रदूषण के बारे में आपने बताया था, प्यूरिफायर जो है यहाँ उस पर भी लगा है कोटा के जो है वो उसमें, और आप इसको और स्ट्रिक्टता से, जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आप कहेंगे मैम और स्ट्रिक्टता से इसकी पालना करवाएंगे जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। बड़े उद्योगों के लिए जो है ना ये जनरली एक ट्रेंड है कि ज्यादा जमीन की मांग करते हैं लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और वो जमीन फिर हथियार लेते हैं बहुत बड़ा जो है उसमें से उसका 1/4 पार्ट यूज होता है, छोटा बाकी जो है, तो वो जो है उसके लिए आप जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही अलॉट करने की आप जो है एक सिफारिश करेंगे, इस तरह की बात आप रख सकते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो ठीक है। एनी हाउ, आपका जो है इंटरव्यू बहुत अच्छा है और जो है आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मैं समझता हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप माइंड में जो है माइंड सेट बिल्कुल बना लीजिए मैं सेलेक्टेड ऑप्शन हूँ, बस ये आप जो है मान के चलिए। आई विश फॉर द थैंक यू बेस्ट, विश सर। ऑफ लक। एंड आप जो है उस थैंक दिन कपड़े अच्छे जो है क्लोथिंग जो है अच्छी तरह से ड्रेसअप होके जाइए, नॉर्मली लगे। एंड आई विश हाँ फॉर द सर, मैं बेस्ट। साड़ी पहन के जा रही हूँ सर। हाँ, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी गीता जी, सुन पा रहे हो? हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते। चलिए, आज राजस्थान का कम पूछेंगे आपसे, करंट इश्यूज थोड़ा। मुझे ये बताइए, भारत में अभी कोई लव जिहाद जैसी कोई चीज है क्या? जी सर। बताइए, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? सर, इसके तहत जो धर्म के आधार पे, जैसे एक धर्म वाली जो मतलब महिला या पुरुष दूसरे धर्म से अगर माना जाता है कि बलपूर्वक अगर शादी की जा रही है, बहला फुसलाकर या धमकाकर, तो उसको सर लव जिहाद का नाम दे दिया। अच्छा, कोई एक दो घटनाएं बताइए जिनकी वजह से ये अभी चर्चा में है। सर, इसके लिए पहले सर ये घटनाएं दक्षिणी भारत में सर केरल में देखी गई थी, और सर हाल ही में सर इसके लिए एक्ट लाए गए हैं अलग अलग स्टेट द्वारा, जहाँ एमपी यूपी ने हाल ही में एक्ट पारित कर दिए इसके खिलाफ। अच्छा, अभी राजस्थान का कोई पड़ोसी राज्य है जो एक और बिल पारित किया है जिसने इसके बारे में? जी सर, हरियाणा। हरियाणा के बाद भी एक स्टेट और है? सर, एमपी ने किया है अभी हाल ही में तो। गुजरात है क्या? गुजरात? हाँ सर, गुजरात मुख्यमंत्री जी ने, हाँ राज्यपाल जी ने हस्ताक्षर कर दिया, आनंदीबेन, हाँ सर याद आ गया। वेरी गुड। चलिए, यूएन वुमेन, इसके बारे में क्या जानते हैं आप? यूएन वुमेन सर? जी। सर, ये यूनाइटेड नेशंस की वुमेन्स के वेलफेयर के लिए यूएन जो ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके तहत बना हुआ एक निकाय है। अच्छा, भारत में कब इसकी शुरुआत हुई थी? सॉरी सर, इससे मैं अवगत नहीं हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, भारत में इसका नोडल जो मंत्रालय है वो कौन सा है? सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। अभी भारत ने यूएन विमेन में कुछ योगदान दिया है।
आर्थिक योगदान? सॉरी सर, इससे भी मैं अवगत नहीं हूँ, मैं याद नहीं कर पा रही, मैंने न्यूज पढ़ा है। रिव्यू करेंगे तब इसके आंसर में आपको बताऊंगा। एक रिपोर्ट आई है अभी, वैश्विक लैंगिक अंतराल, जेंडर जी गैप, सर। जी सर। पढ़ी आपने? जी सर। बताइए क्या स्थिति है भारत की? सर ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है, और सर 156 देशों में इंडिया की जो पोजीशन है वो 138वीं पोजीशन रही है सर। 38वीं या 140? सॉरी सर, 140वीं। चलिए कोई बात नहीं। पिछली बार कितनी थी भारत की पोजीशन? सर 153 देशों में 112वीं रैंक थी पिछली बार। तो मतलब बढ़ता जा रहा है जेंडर गैप। हाँ सर, ये हाँ। 90 ईयर लग जाएंगे, पहले 90 ईयर था कि 90 ईयर लगेंगे इस गैप को काटने में सर, अब वो 135 ईयर हो गया। 135 साल लग जाएंगे सर पुरुष और महिला के बीच जो लैंगिक भेदभाव उसको काटने में। कोई बात नहीं, अभी आप ये मुझे बताइए कौन से देश हैं जो शुरुआती 5 स्थानों पर है? एक दो आप नाम दो चार जितने भी आपको याद है। सर पहले स्थान पे आइसलैंड है। सॉरी सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ। बिल्कुल, स्टार्टिंग आइसलैंड आपने सही बताया, और बाकी देश भी वही है, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। फिनलैंड। और आप देखें अधिकतर सूचकांकों में इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है इन देशों का। जी सर। और हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए आप, हर कोई भी इंडेक्स आता है उसमें जो अच्छी पोजीशन होती है इन्हीं देशों की होती है। ठीक है, तो क्या कारण है ऐसा कि यही देश हमेशा अच्छी चीजों में आगे रहते हैं? सर क्योंकि जो ये देश है वो विकसित देश है, और यहाँ पे सर मैं मान जैसे कि अलग अलग क्राइटेरिया है सर, जैसे वुमेन जो इंडेक्स जारी किया उसमें राजनीतिक जो पार्टिसिपेशन भी देखा जाता है, तो यहाँ इन क्षेत्रों में जैसे कि फिनलैंड में अभी जो प्रधानमंत्री है सना मरीन जी, न्यूजीलैंड में जैसिंडा अर्डन, तो यहाँ वुमेन्स का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। एंड सर जो अवसर है सर, आर्थिक अवसर, एंड सर जो भागीदारी है वो वुमेन्स को ज्यादा है। तो और सर अदर कैटेगरी में देखिए जैसे हैप्पीनेस वगैरह एंड डेवलपमेंट की वजह से वो कंट्री हमेशा आगे रहते हैं। अच्छा, तो भारत इतना पिछड़ क्यों गया है यूरोपीय देशों से? सर हम तो क्योंकि हम विश्व गुरु थे, ऐसा कहा सर, जाता है, भारत विश्व गुरु था और फिर से बनने को तैयार है। तो क्या ऐसा ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम पिछड़ गए? सर इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक कारण है, जैसे कि अपन ब्रिटेन के औपनिवेशिक रहे हैं, और सर उसके बाद की परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, आंतरिक अशांति की प्रवृत्ति कहीं कहीं जगह, अलगाववाद सर, ये कुछ चीजें ऐसी है जो भारत को विकसित देशों से अलग करती है। अच्छा, तो ये जो जेंडर गैप की रिपोर्ट है इसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर रैंकिंग दी जाती है देशों? जी सर। वो फैक्टर्स इसकी के बारे में जानकारी जी सर। बताइए। सर इसमें एक तो आर्थिक भागीदारी आवश्यक, एक एक है राजनीतिक सशक्तिकरण, एक स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, एक सर शिक्षा। अच्छा, अभी करंट अफेयर्स की बात करें हम, तो आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि एक ऑडियो लीक हुआ है एक पार्टी विशेष का, और जी सर। उसमें कुछ धमकाया गया है किसी जिन्होंने उपचुनाव में फॉर्म भरा था। जी सर। तो क्या सही लगता है आपको? क्या वास्तविकता क्या लगती है आपके इसके पीछे? भारतीय लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है? सर चूंकि कुछ असामान्य गतिविधियां होती है जो हर चुनाव के दौरान देखी जाती है, और ये लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है निष्पक्ष चुनाव के सर उसके लिए उचित नहीं है। तो सर ये, लेकिन ये जब तक ऑथेंटिफाई नहीं होती ऐसी न्यूज, तो मैं तब तक सर उनके अपन तब तक अपन उनको मतलब ऑथेंटिक मान नहीं सकते तब तक। अच्छा, नहीं, इसमें एक नेता विशेष का भी नाम लिया गया जो बड़े पद पर हैं, और कहा जा रहा है कि वो वॉच कर रहे हैं इस चीज को, धमकी दी जा रही है। तो अगर वास्तविकता अगर सामने भी आती है तो फिर भी एक लोकतंत्र पर दाग की तरह ही देखा जाएगा ऐसी चीजों को। जी सर, ये मैं मानती हूँ कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक नहीं है, और सर इसके मैं खिलाफ हूँ एक तरीके से। जी सर। चलिए ठीक है, रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा। जी। देखिए, मैं आप जब गौतम सर के आंसर्स दे रहे थे क्वेश्चंस के, तब मैंने थोड़ा नोटिस किया आप हाथों से थोड़ा डायरेक्शन देते हैं, हाथ हिलाते डुलाते हैं थोड़ा सा, तो वो जी सर। आपको मेन इंटरव्यू में नहीं करना है। ठीक है, मेन इंटरव्यू में नहीं करना, और बिल्कुल गलत लगता है कि सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स वहाँ पे, उनके सामने हाथों से डायरेक्शन देना थोड़ा
अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जी जी एक आप देखिए, आज आपका, आप बता रहे परसों आपका इंटरव्यू है, ठीक है, तो आपको आज वो ड्रेस पहननी थी जब आपका मॉक है, जो आप परसों पहन के जा रहे थे। सॉरी सर, वो मैंने ड्राई क्लीन के लिए दे रखी है, तो मैंने अभी उसको एक बार आप पहन लेते तो थोड़ा सहज लगते आप कि मैंने हाँ ये सर। चीज पहले एक बार यूज कर रखी, ठीक है। आप एज ए इंटरव्यू ही आज देते तो ठीक रहता, फिर भी कोई बात नहीं, ऐसा आपको करना था। फिर देखिए, ये जेंडर गैप की बात की मैंने, तो इसमें ध्यान रखिएगा, 140 तो है, चलिए ये क्वेश्चन नहीं था, यूएन वुमन, ठीक है, 1988 में भारत में इसका आगमन हुआ और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका नोडल मंत्रालय आपको याद होना चाहिए, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सीधा सा, सिंपल, ठीक है। और अभी भारत ने इसमें $3 लाख की आर्थिक सहायता दी, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, बाकी आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जेंडर गैप के बारे में जो आंकड़े थे सारे अच्छे से याद है आपको। आइसलैंड, आपका आंसर बिल्कुल सही। यूरोपीय देश हमसे आगे क्यों है, तो वहाँ महिलाओं को ज्यादा हर क्षेत्र में प्रायोरिटी दी जाती है। एक आप इसके भारत में क्या अभी स्थिति है महिला आरक्षण की, ये भी आप एक बार देख के जाए, भले ही आपका सब्जेक्ट नहीं रहा हो, फिर भी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो भारत में आरक्षण, महिला आरक्षण की क्या स्थिति है अभी, क्या नए नए सुधार लाए जा रहे हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस दिशा में, ये देख लीजिए। बाकी तो मैंने ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन, लव जिहाद का आपने सही बताया बिल्कुल, ये छोटे मोटे क्वेश्चंस थे। बाकी ये एक पार्टी विशेष का था, तो इसमें ज्यादा आपको नहीं बोलना, आपने संतुलित उत्तर दिया बिल्कुल। ज्यादा आपने, जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक ज्यादा बात अपन कर भी नहीं सकते इस बार, ठीक है। तो बहुत अच्छा, ये छोटी मोटी जो चीजें बताइए, जैसे हाथ का डायरेक्शन और जो आप ड्रेसअप है वो ठीक से कल ही पहन लीजिए एक बार, तो भले ड्राई जी क्लीन जी सर, कराइए, एक हाँ बार सर। सहज हो जाइए बिल्कुल, जी इंटरव्यू सर। बोर्ड के सामने जाने से पहले, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा अटपटा सा नहीं लगे आपको। बाकी ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी गीता जी, नमस्ते सर। नमस्कार। चुनावों पे बात करते हैं। जी सर। तो बताएं कि जो विधानसभा चुनाव है वो कौन करवाता है? सर विधानसभा चुनाव जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो करवाता है। अनुच्छेद, हेलो आर्टिकल, उसका आर्टिकल 324 और से 329 के बीच में है सर निर्वाचन आयोग। से कोई अधिनियम भी बना हुआ है इसके लिए, कोई एक्ट, कानून चुनाव के लिए? जी सर, चुनाव जो वयस्क मताधिकार के लिए बना हुआ है सर, 18 से जब 21 से 18 साल की थी, 61वां संविधान संशोधन आया था इसके लिए। अच्छा, कब हुआ? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा रही कि क्वेश्चन, एक बार आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चुनावों के लिए कोई कानून भी बने हुए हैं जिनके तहत चुनाव होते हैं? हाँ सर, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। राइट, एक परिसीमन अधिनियम भी है, हाँ सर जी जी। उसको आप देख लेना। आपने कहा कि वयस्क मताधिकार, जी सर। क्या होता है? सर इसमें एक जो आयु वर्ग होता है उसको निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है। लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको मजबूत बनाने के लिए 18 वर्ष की उम्र के जो भी वयस्क महिलाएं पुरुष है उसको मतदान में भागीदार बनाया जाता है। ओके, तो ये पहले 21 था, फिर 18 किया गया, जी सर। कारण? सर चूंकि 21 साल जो वयस्क लोग होते हैं वो 18 साल बाद वयस्कता की एक एज डिसाइड की गई है, तो नहीं, तो ये क्या ज्यादा पैमाना, से क्या पैमाना है कि 21 वाला 18 वाला वयस्क हो जाएगा, 17 वाला? सर क्योंकि अपने जो वो वेरियस जो एक्ट बने हुए उसमें 18 साल ये आयु मानी गई है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर मतदान की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए 18 साल रखी गई है, क्योंकि इस उम्र में लोग अवेयर भी हो जाते हैं कि कैसे किस पॉलिटिकल लीडर को चुनना है, कैसी लीडरशिप होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, राजस्थान में चुनाव कब हो रहे हैं? सर 17 अप्रैल को। ओके, और कितनी जगह है? सर अभी 3 जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं राजस्थान में। कहाँ कहाँ? सुजानगढ़ चूरू, राजसमंद, और सर एक जगह अभी याद नहीं आ रही मेरे को, सॉरी सर। भीलवाड़ा की कोई जगह है? हाँ सर, सराड़ा भीलवाड़ा। ओके, ये जो चुनाव होते हैं ये भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है? जी सर। कौन है अभी उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सर केंद्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री
सुशील कुमार जी है। 2 अन्य भी होते हैं इनमें साथ में, जी सर। कौन है वो? सॉरी सर, उससे मैं अवगत नहीं हूँ। ये सुनील अरोड़ा है मुख्य तो, जी सर। और अन्य 2 राजीव कुमार और सुशील चंद्रा है। जी सर। और ये 1 सदस्यीय आयोग था, फिर 3 सदस्यीय हुआ है। जी सर। ये कब हुआ है? सर ये तारकुंडी समिति की, सॉरी सर मैं अभी श्योर नहीं हूँ। ओके। अच्छा, एक राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है, जी सर। अनुच्छेद क्या है उसका? सर 243 के। राइट, गुड। और अध्यक्ष कौन है अभी? श्री प्रेम सिंह मेहरा जी। राइट आंसर। अच्छा, एक राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी है, जी सर। क्या नाम? सर श्री आनंद कुमार। ना, अभी प्रवीण गुप्ता है। ओके। डिफरेंस क्या है दोनों में? सर जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं। जो निर्वाचन प्रक्रियाएं होती है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, और सर लोगों को मतदान की प्रक्रिया से और जो ज्यादा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, एक तो है राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रेम सिंह, ठीक जी है, सर। और एक है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? सर वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी हुई जो निर्वाचन आयोग होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एस्टेब्लिश होता है, और निर्वाचन अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे काम करता है। अच्छा, क्या आपका अनुमान है या आप इस पे श्योर हो? सर मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप अनुमान के लिए आपको अनुमति लेके फिर अनुमान करें। जी सर, सॉरी। ये आपका अनुमान राइट नहीं है। देखें, जो केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होता है, उसका जो राजस्थान में प्रतिनिधि होता है, हर राज्य में आयोग के अपने अपने मुख्य प्रतिनिधि हैं। तो राजस्थान में जो प्रतिनिधि हैं उनको कहते हैं राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। जी सर। आयुक्त शब्द उसके लिए यूज नहीं होता है, ठीक है, वो है अधिकारी, ऑफिसर, चीफ इलेक्शन ऑफिसर इन राजस्थान, वो है प्रवीण गुप्ता। तो अब वो क्या करेंगे, तो राजस्थान के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा चुनाव में वो प्रक्रिया को देखेंगे। और प्रशासनिक अधिकारी जो इनके, वैसे ये भी प्रशासनिक अधिकारी ही हैं क्योंकि ये सब आईएएस होते हैं। और जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है प्रेम सिंह मेहरा, ये जो आपने बिल्कुल सही बताया 243 के है, तो इसमें जो स्थानीय निकायों के चुनाव है वो निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, और उसके प्रमुख प्रेम सिंह मेहरा है। जी सर। तो एक का संबंध तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से है, दूसरे राज्य निर्वाचन आयोग से। ये अंतर आप थोड़ा स्पष्ट कर लें, छेद वगैरह आप देख लें। और अभी जो इन दिनों जो चर्चा में है, कम से कम 3 अखबार आपको पढ़ने हैं, पत्रिका भास्कर और नवज्योति। सर मैं अभी 2 ही पढ़ती हूँ, मेरे यहाँ 2 न्यूज़पेपर आते हैं। तो एक और मंगवाइए 2, तीसरा कौन सा नहीं पढ़ रहे? सर नवज्योति नहीं पढ़ रही। तो फिर आपके क्वेश्चन नवज्योति से ही होंगे, क्योंकि ये जो पैनलिस्ट होते हैं ये तीनों अखबार अपनी कार में लेके बैठते हैं। जी सर, मैं अभी 2 दिन के लिए मैं मंगवा लेती हूँ। मंगवा लीजिए, 2-3 दिन 4 दिन हाँ, अपने पास रखिए, और पूरा उसको देखिए। ले दे के खबरें तो वही होती है, पर कोई कोई चेंज होता है। सर मेरा परसों ही है। हाँ, तो फिर आप 2-3 दिन का मंगवाइए, ठीक रहेगा आपके लिए। और बाकी जो है की जो सबसे अच्छी बात है कि आप एक प्लीजेंट पर्सनालिटी है, मतलब एक प्रसन्नचित रहती है आपके पर, एक स्वाभाविक सी मुस्कुराहट बनी रहती है। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव पावर पॉइंट रहेगा जो माहौल को इजी करेगा, आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा ये। क्योंकि देखें, वहाँ जो ऑब्जेक्ट टेस्ट है वो आपका पर्सनैलिटी है, नॉलेज जितना गेन करना था वो कर लिया आपने, अब उनको चेक करना है आपका व्यक्तित्व। तो आप फियरलेस दिखती हैं, प्रसन्नचित दिखती हैं, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत है। और स्थिर भी नजर आती है, धैर्य, भाषा का जो शैली है आपका बहुत है, बहुत शांति से उत्तर देती है, जल्दबाजी कहीं नजर नहीं आती है। तो आई थिंक कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और थैंक यू सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब आप आरएएस अधिकारी बन जाएं तो हमको मिठाई खिलाना नहीं भूलें। हाँ सर, पक्का अजमेर आऊंगी मैं सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी गौतम सर, कल मिलते हैं। ठीक है सर, नमस्कार।